मैं अदम गोंडवी की एक रचना सुनाना चाहता हूं। यहां पर जितने भी हमारे बच्चे दर्शक मौजूद हैं, सवाल उसी में है। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है। दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। मेरा इशारा संभल की तरफ है, अजमेर की तरफ है। देखिए, मैं अजमेर की जो कुछ अभी बात हुई है व्यक्तिगत रूप में किसी ने जाकर के, उसमें कहीं कोई राजनीतिक विषय नहीं है। जिस अजमेर शरीफ पर सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हर साल चादर चढ़ाने के लिए भेजते हैं, उसको लेकर के किसी ने अपनी तरफ से कोई खुरापात की होगी। न्यायालय में क्योंकि एडमिट हो गया, इसलिए मुझे उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उससे पहले अगर मुझे आप बात कहते तो मैं शायद उस पर कुछ कह सकता था। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनी और उसके बाद जो नारा उन्होंने दिया, सबका साथ सबका विकास, तब गरीबी के विरुद्ध युद्ध अगर किसी ने छेड़ा आज़ादी के बाद में भारत में, तो केवल नारों के लिए नहीं, केवल वोटों के लालच में नहीं, केवल कुर्सी प्राप्त करने के लिए नहीं, धरातल पर काम करने के लिए कि हर गरीब का बैंक का खाता हो, हर गरीब के पास में पक्की छत हो, हर गरीब के घर तक बिजली पहुंचे, हर गरीब के पास में गैस का चूल्हा हो, हर गरीब के घर में शौचालय हो, ये हर गरीब के पास में चिकित्सा की सुरक्षा हो। ये अगर किसी ने पहली बार इस देश में काम करके धरातल पर उतारने का काम किया, हर गरीब के घर तक पीने का पानी पहुंचे, ये अगर किसी ने संकल्प के साथ में काम किया, उसका नाम देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसलिए गरीबी के विरुद्ध जो युद्ध है, उस युद्ध पे जिस तरह से, देखिए, ये एक मिनट सर, एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं ये बात आप मोहन भागवत जी के बयान से भी सहमत हैं, जो मैंने आपको सुनाया आप उससे भी सहमत हैं। लेकिन फिर ये कौन लोग हैं जो हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढ रहे हैं? इनको मैसेज तो दिया जा सकता है ना सर। देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, मुझे लगता है कि उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की कोई विषय नहीं रह जाता। जब सम्मानीय संघ प्रमुख ये कहते हैं कि जो है उसके नीचे हमको शिवालय ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तब उसके बाद में लगता है कि हमारे यहाँ से तो ये विषय समाप्त हो जाता है। अब कौन लोग हैं? मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी खोजी पत्रकारिता का थोड़ा उपयोग करिए, उसको खोजिए तो आप और खोज करके उनके साथ कौन छिपी हुई ताकतें किस हिडन एजेंडा को लेकर के खड़ी हैं, कौन पोलराइजेशन करके अपने वोट बैंक को इंश्योर करना चाहता है, इसकी चिंता करिए। नहीं, लेकिन तो क्या सरकार को इस पर स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए? मुझे लगता है सरकार का विषय नहीं है, ये विषय सरकार का नहीं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी का अपनी बात कह चुके हो, जब सम्मानीय पूजनीय सरसंघ चालक जी अपनी बात कह चुके हैं, उसके बाद हमारे यहाँ से तो ये विषय समाप्त हो जाता है। नहीं, मैं इसी बात को आगे बढ़ा करके बात करना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि संघ प्रमुख का बयान आ जाता है कि हर मस्जिद में या हर दरगाह में मूर्तियाँ या मंदिर तलाशना बंद होना चाहिए, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। संभल हुआ, अभी अजमेर शरीफ हो रहा है। तो आप चूँकि संस्कृति के साथ पर्यटन मंत्री भी हैं, तो इससे हमारी पर्यटन संभावनाएं कितनी प्रभावित होंगी, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देश में 140 करोड़ लोग लगभग ऐसा मानते हैं कि हैं। उसमें से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और संघ परिवार के विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोगों को छोड़ दें, उनसे इतर बचे हुए जो लोग हैं, वो लोग उन दोनों के दिए हुए वक्तव्य के बाद में क्या करते हैं, उसकी जिम्मेदारी संघ या भारतीय जनता पार्टी की कैसे हो सकती है? नहीं, लेकिन संभल में तो उसी तरह से लोग आ रहे हैं सामने। अभी एक बार मैंने ऐसा, इसीलिए मैंने कहा कि ये जांच का विषय एक बार आने दीजिए, पता लगेगा। और तो कई सारे अर्ध सत्य, देखिए मैं आपको इससे आगे बढ़ करके कहता हूँ, अभी हाल ही में साबरमती को लेकर के, जो साबरमती एक्सप्रेस को लेकर के जो फिल्म आई है, उस फिल्म के बाद में कितनी सारे ऐसे झूठे नैरेटिव्स जो बनाए गए थे, गढ़े गए थे, जिन लोगों ने गढ़े थे। अब क्या हमको इस पर जो है बात नहीं करनी चाहिए कि किन लोगों ने किए थे और उनको जो है समाज के सामने उद्धृत करना चाहिए? जिस दिन इन सब विषयों पे भी गहराई में जाकर के, इसीलिए मैंने कहा कि आप खोजिए, ढूंढिए कि उसके पीछे कौन पीछे से उसको ड्राइव